आज 7 सितंबर 2025 को जब हम दुनिया भर में हो रहे बदलावों को देखते हैं तो एक देश है जो अपनी खेती के तरीकों से सबको हैरान कर रहा है, और वह देश है चीन। एक समय था जब चीन अपनी विशाल आबादी का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन आज वही चीन न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक बन गया है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है बल्कि एक पूरी कृषि क्रांति है। इस सफलता के पीछे कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान, तकनीक और मजबूत सरकारी इच्छा शक्ति का एक अनूठा संगम है। चीन ने यह साबित कर दिया है कि सही योजनाओं और आधुनिक तरीकों से खेती को घाटे के सौदे से निकालकर एक मुनाफे वाले और सम्मानित पेशे में बदला जा सकता है। चीन की इस सफलता की कहानी दशकों की मेहनत और दूरदर्शी सोच का परिणाम है। उन्होंने समझा कि पारंपरिक खेती के भरोसे रहकर भविष्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने अपनी कृषि प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। इस बदलाव की नींव में था विज्ञान को खेत तक पहुंचाना। उन्होंने अपने विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। चीन की खेती की सबसे खासियतों में से एक है उसकी फसलों की अविश्वसनीय विविधता। गेहूं, चावल, तरह तरह की सब्जियां, फल, जड़ी बूटियां, फूल चीन के बाजारों में इंद्रधनुष दक्षिण के गर्म इलाके, लीची दक्षिण के गर्म इलाके, ड्रैगन फ्रूट उत्तर के ठंडे इलाके, सेब उत्तर के ठंडे इलाके, नाशपाती। यह विविधता खाने की थाली समृद्ध करती है, किसानों को साल भर आमदनी मिलती है। इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। कृषि वैज्ञानिक नई किस्में विकसित करते हैं। लैब ग्रीन हाउस परीक्षण, चावल की खारे पानी, सहिष्णु किस्में, समुद्र किनारे की बंजर जमीन को खेती में बदलना, कम पानी में उगने वाली सब्जियां, जल्दी तैयार होने वाले किस्मों के खेत, निरंतर अनुसंधान और विकास। परिणाम परंपरा और आधुनिक विज्ञान का मेल। जिनसेंग की खेती, गोजी बेरी की खेती, औषधीय जड़ी बूटियों की वैश्विक मांग, सरकार तकनीकी सहायता और बाजार सहायता। चीन के खेतों की कल्पना कीजिए, जहां किसान हाथ में खुरपी या हल लेकर नहीं बल्कि टैबलेट या रिमोट लेकर काम कर रहा है। ये कोई विज्ञान कथा नहीं बल्कि चीन की हकीकत है। वहां के खेतों में अब ड्रोन आम होते जा रहे हैं। वहां के खेतों में अब रोबोट आम होते जा रहे हैं। ड्रोन, जो छोटे हवाई जहाज की तरह दिखते हैं, खेतों के ऊपर उड़कर कुछ ही मिनटों में पूरी फसल की सेहत का जायजा ले लेते हैं। वे बता देते हैं कि फसल के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और कहां पानी की कमी है। इसके बाद वही ड्रोन सिर्फ प्रभावित हिस्से में कीटनाशक छिड़काव करते हैं या उर्वरक छिड़काव करते हैं। इससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं और रसायनों का उपयोग भी कम होता है। पर्यावरण के लिए अच्छा। ड्रोन के अलावा खेतों में काम करने वाले रोबोट भी चीन की खेती बदल रहे हैं। कुछ रोबोट अपने आप खरपतवार निकालते हैं, कुछ रोबोट फल तोड़ते हैं और कुछ नर्सरी में पौधे भी लगाते हैं। उदाहरण के लिए शंघाई के पास एक आधुनिक फार्म में रोबोटिक भुजाएं पकी स्ट्रॉबेरी पहचान कर धीरे से तोड़ती हैं, वह भी बिना किसी नुकसान के। अगर ये काम इंसानों से हो तो बहुत समय लगता और कई बार फल खराब भी हो जाते हैं। ये रोबोट 24 घंटे बिना थके काम कर सकते हैं, जिससे उत्पादन की गति कई गुना बढ़ जाती है। पानी किसी भी खेती के लिए अमृत के समान है और चीन इस बात को अच्छी तरह समझता है। चीन में कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी की भारी कमी है, इसलिए उन्होंने स्मार्ट सिंचाई अपनाई है। यह कोई साधारण पाइप वाली सिंचाई नहीं है, यह कोई नाली बाढ़ सिंचाई नहीं है। खेतों में सेंसर लगे होते हैं जो मिट्टी की नमी लगातार मापते हैं। जब सेंसर को लगता है कि नमी कम हो रही है, वह अपने आप पंप को संदेश भेजता है, पंप चालू हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पानी जड़ों तक जाता है। स्प्रिंकलर के माध्यम से भी पानी दिया जा सकता है। सिर्फ उतनी ही मात्रा में पानी जड़ों तक पहुंचता है जितनी जरूरत है। इससे पानी की भारी बचत होती है। पारंपरिक बाढ़ सिंचाई में बहुत सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है या जमीन में बहुत नीचे चला जाता है जहां जड़ें उसे नहीं सोख पाती। स्मार्ट सिंचाई में पानी सीधे जड़ों में जाता है, जिससे लगभग 60-70% तक पानी की बचत होती है। इसका मतलब उतने पानी से दोगुनी जमीन पर खेती। यह तकनीक चीन के शुष्क क्षेत्रों के लिए वरदान है और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए भी। स्मार्ट सिंचाई अक्सर मोबाइल फोन से जुड़ी होती है। किसान घर या शहर में बैठे बैठे ऐप से सिंचाई नियंत्रित कर सकता है। चीन की कृषि की सफलता में सरकार की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार ने खेती को राष्ट्रीय प्राथमिकता का दर्जा दिया है। यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को हर कदम पर समर्थन मिले। सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक है एमएसपी की गारंटी। सरकार फसल की बुआई से पहले घोषणा कर देती है कि वह किसानों से उनकी उपज किस भाव पर खरीदेगी। इससे किसानों को भरोसा रहता है और उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिलता है। यह मूल्य स्थिरता, निवेश और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा चीन की सरकार कृषि में अनुसंधान और विकास पर भारी पैसा खर्च करती है।
देश भर में सैकड़ों कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र वे विकसित करते हैं। बेहतर बीज, नई तकनीकें, टिकाऊ खेती के तरीके सरकार सुनिश्चित करती है कि ये खोजें प्रयोगशाला तक सीमित न रहें, बल्कि एक्सटेंशन वर्कर्स के जरिए हर किसान तक पहुंचे। ये कार्यकर्ता गांवों में जाकर बताते हैं, किसानों को प्रशिक्षण देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। भारत और चीन दोनों ही विशाल आबादी वाले और कृषि प्रधान देश हैं, लेकिन दोनों के खेती करने के तरीकों में जमीन आसमान का अंतर है। सबसे बड़ा अंतर खेत के औसत आकार में है। चीन में भूमि समेकन से खेत बड़े हुए हैं, इसलिए बड़ी मशीनें चलाना आसान और किफायती है। इसके विपरीत भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारे से खेत छोटे हैं, औसतन 2 हेक्टेयर से भी कम। छोटे खेतों में बड़े ट्रैक्टर या हार्वेस्टर चलाना मुश्किल और महंगा है, जिससे मशीनीकरण धीमा है और किसान शारीरिक श्रम पर निर्भर हैं। दूसरा बड़ा अंतर, तकनीक अपनाने की गति। ड्रोन रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, चीन ने इन तकनीकों को अपनाया और सरकार भारी निवेश और सब्सिडी देती है। भारत में तकनीक बढ़ रही है, पर धीमी। ज्यादातर किसान पारंपरिक तरीकों पर हैं। जानकारी की कमी, महंगी तकनीक, छोटे खेत, ये बाधाएं हैं जो नई तकनीक अपनाने में रोकती हैं। सरकारी नीतियों और उनके कार्यान्वयन में भी अंतर है। चीन की नीतियां आक्रामक और परिणाम उन्मुख हैं। वे लक्ष्य तय कर उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं, जैसे सिंचाई नेटवर्क का विस्तार या नई किस्में किसानों तक पहुंचाना। अपनी तमाम सफलताओं के बावजूद चीन की खेती चुनौतियों से मुक्त नहीं है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है पर्यावरण का क्षरण। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग ने, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग ने वहां की मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है और पानी के स्रोतों को प्रदूषित कर दिया है। मिट्टी में भारी धातुओं का जमाव एक गंभीर समस्या बन गया है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। इस समस्या से निपटने के लिए चीन अब जैविक खेती बढ़ावा दे रहा है और टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाई जा रही हैं। सरकार किसानों को रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खाद उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है पानी की बढ़ती कमी। चीन के कई उत्तरी क्षेत्र गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। औद्योगिकरण और शहरीकरण, पानी की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे खेती के लिए पानी कम हो रहा है। समाधान के तौर पर चीन जल बचत वाली तकनीकों में निवेश कर रहा है, जैसे स्मार्ट सिंचाई। वे कम पानी में उगने वाली फसलों की किस्में विकसित कर रहे हैं और वाटर रिसाइकलिंग, उपयोग किया पानी साफ करके दोबारा इस्तेमाल। तीसरी चुनौती, शहरीकरण के कारण कृषि योग्य भूमि घट रही है। एक और महत्वपूर्ण चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं का शहरों की ओर पलायन है। चीन की कृषि सफलता की कहानी भारत के लिए कई महत्वपूर्ण सबक और प्रेरणाएं लेकर आती है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है तकनीक को अपनाने की तत्परता। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट सिंचाई, इसके लिए सरकार को चीन की तरह आक्रामक नीतियां बनानी होंगी। किसानों को नई तकनीक खरीदने के लिए पर्याप्त सब्सिडी देनी होगी और उन्हें चलाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। हमें यह मानसिकता बदलनी होगी कि तकनीक केवल बड़े किसानों के लिए है। सहकारी मॉडल और किराए की सेवाओं के माध्यम से इसे हर छोटे किसान तक पहुंचाना होगा। दूसरा सबक है अनुसंधान और विकास में निवेश का महत्व। भारत के पास भी बेहतरीन कृषि वैज्ञानिक और संस्थान हैं, लेकिन हमें अनुसंधान और खेत के बीच की खाई को पाटने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रयोगशालाओं में विकसित की गई नई किस्में और तकनीकें तेजी से किसानों तक पहुंचें। चौथा और अंतिम सबक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है। एक मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था के लिए गांवों को शहरों से जोड़ने वाली अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली और सबसे महत्वपूर्ण कोल्ड स्टोरेज और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का एक सघन नेटवर्क अनिवार्य है। चीन की सफलता एक अनुस्मारक है कि असंभव कुछ भी नहीं है। दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी सोच के साथ भारत भी कृषि में एक वैश्विक महाशक्ति बन सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ऐसे देशों की जिनकी आत्मा उनके खेतों में बसती है। भारत, जापान दोनों ही देश अपनी खेती किसानी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। भारत, जहां खेती सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी और संस्कृति का हिस्सा है, यहां की मिट्टी में हजारों सालों की कहानियां दबी हैं। वहीं दूसरी तरफ है जापान, टेक्नोलॉजी, अनुशासन। उसने अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल खेती को एक नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए किया है। दोनों की मंजिल एक ही है, पेट भरना, देश को आगे बढ़ाना। किसी भी देश की खेती कैसी होगी, यह सबसे पहले वहां की जमीन और मौसम तय करते हैं।
भारत और जापान के बीच का सबसे बड़ा फर्क यहीं से शुरू होता है। भारत एक बहुत विशाल देश है, जहां खेती के लिए अरबों एकड़ जमीन उपलब्ध है। उत्तर में हिमालय के ठंडे पहाड़ों से दक्षिण में समुद्र के गर्म किनारों तक हर तरह का मौसम और हर तरह की जमीन मिलती है। कहीं उपजाऊ मैदान है तो कहीं पठारी जमीन। इस विविधता की वजह से भारत में लगभग हर तरह की फसल उगाना संभव है। यहाँ मॉनसून खेती की रीढ़ की हड्डी है, जो करोड़ों किसानों के लिए जिंदगी का पैगाम लेकर आता है। इसके बिल्कुल उलट जापान एक छोटा और पहाड़ी देश है। इसका कुल क्षेत्रफल भारत के एक बड़े राज्य के बराबर भी नहीं है और उस जमीन का लगभग 70 से 80% हिस्सा पहाड़ों और जंगलों से ढका हुआ है। इसका मतलब है कि खेती के लिए बहुत ही कम और छोटे छोटे जमीन के टुकड़े उपलब्ध हैं। यहाँ के खेत अक्सर पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों की तरह बने होते हैं, जिन्हें टेरेस फार्मिंग कहते हैं। जमीन की यह कमी जापान के किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती ने उन्हें हर इंच जमीन का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया है। मौसम के मामले में भी दोनों देशों में जमीन आसमान का अंतर है। भारत में मुख्य रूप से गर्मी, सर्दी और बरसात का मौसम होता है, जबकि जापान में चारों मौसम वसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी बहुत साफ साफ दिखते हैं। वहां बारिश साल भर होती रहती है, लेकिन जापान को तूफान, भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, जो खेती के लिए एक बड़ा खतरा है। इन भौगोलिक अंतरों का सीधा असर किसानों के खेतों के आकार पर भी पड़ता है। भारत में औसतन 1 से 2 हेक्टेयर जमीन होती है, जबकि जापान में यह और भी कम है। वहां औसत खेत का आकार सिर्फ आधा से 1 हेक्टेयर के बीच होता है। इसका मतलब है कि जापानी किसान को बहुत ही छोटी जगह में ज्यादा से ज्यादा पैदावार करनी पड़ती है। इसी वजह से वहां के किसान एक एक पौधे का हिसाब रखते हैं और ऐसी तकनीकें अपनाते हैं जिससे कम जगह में ज्यादा फसल उगाई जा सके। जब हम भारत और जापान की मुख्य फसलों के बारे में बात करते हैं, तो हमें उनकी खान पान की आदतें और संस्कृति की झलक मिलती है। भारत अपनी विशाल आबादी और विविध जलवायु के कारण फसलों का एक बहुत बड़ा उत्पादक है। यहाँ की सबसे मुख्य फसलें हैं गेहूं, चावल, दालें, गन्ना, कपास, चाय, मसाले, सब्जियां, फल। हर राज्य की अपनी एक खास फसल है, जो वहां की मिट्टी और मौसम के अनुकूल होती है। दूसरी ओर जापान की खेती का केंद्र बिंदु है चावल। चावल उनकी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है। जापानी किसान कुछ सब्जियां और फल भी उगाते हैं, पत्ता गोभी, खीरा, मूली, सेब, संतरे, स्ट्रॉबेरी। जमीन की कमी के कारण वे महंगी और कम जगह वाली फसलों पर ध्यान देते हैं। फसल उगाने के तरीकों में बड़ा अंतर है। भारत में कई किसान पारंपरिक तरीकों से खेती करते हैं। वे मौसम के चक्र का पालन करते हैं। साल में मुख्य फसलें रबी, खरीफ, जायद। यहाँ खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। आधुनिक तकनीक भी आ रही है, पर पारंपरिक ज्ञान बना हुआ है। भारत का उद्देश्य उत्पादन मात्रा बढ़ाना है। इसके विपरीत जापान का तरीका वैज्ञानिक और नियंत्रित है। वहां गुणवत्ता को प्राथमिकता मिलती है। वे ग्रीन हाउस, वर्टिकल फार्मिंग करते हैं। हर पौधा एक प्रोजेक्ट की तरह होता है। इसीलिए जापानी फल और सब्जियां परफेक्ट दिखती हैं और महंगी होती हैं। यह दिखाता है एक देश मात्रा, दूसरा गुणवत्ता पर फोकस करता है। खेती में तकनीक का इस्तेमाल भारत और जापान के बीच सबसे बड़े अंतर को दिखाता है। यह ऐसा है जैसे हम एक पारंपरिक कारीगर की तुलना एक आधुनिक फैक्ट्री से कर रहे हो। भारत में खेती का सफर हजारों साल पुराना है। किसान हल, बैल, ट्रैक्टर, थ्रेसर, पंप अपनाते गए। आज भी खेती बहुत हद तक इंसानी मेहनत और अनुभव पर निर्भर है। जापान ने खेती को विज्ञान और इंजीनियरिंग का उदाहरण बना दिया है। वहां छोटे स्मार्ट ट्रैक्टर, स्वचालित मशीनें, कंबाइन हार्वेस्टर हैं। छोटे और सीढ़ीदार खेतों के लिए डिजाइन किए गए उपकरण, ड्रोन, स्मार्ट फार्मिंग, घर या ऑफिस से कंप्यूटर या टैबलेट से निगरानी। खेतों में सेंसर, मिट्टी नमी, पोषक तत्व, तापमान, डेटा के आधार पर ऑटोमेटिक सिस्टम पानी और खाद देते हैं। ड्रोन का इस्तेमाल बीज छिड़कना, कीटनाशक छिड़काव, फसल की सेहत मॉनिटर करना। भारत भी धीरे धीरे ड्रोन अपना रहा है। सॉइल सेंसर इस्तेमाल हो रहे हैं। सैटेलाइट इमेजिंग भी उपयोग में आ रही है। स्टार्टअप्स मोबाइल ऐप से मौसम और फसल सलाह दे रहे हैं। लेकिन भारत की विशालता और छोटे किसान की आर्थिक स्थिति बड़ी चुनौती है। जहां जापान में तकनीक जरूरत बन चुकी है,
वहीं भारत में यह अभी विलासिता मानी जाती है। यही दिखाता है कि आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियां तकनीक अपनाने की रफ्तार तय करती हैं। किसानों की भलाई और खेती का विकास किसी भी देश में सरकारी नीतियों पर बहुत निर्भर होता है। भारत और जापान दोनों की सरकारें अपने किसानों की मदद करती हैं, लेकिन उनके तरीके और प्राथमिकताएं बहुत अलग हैं। भारत में सरकार का मुख्य ध्यान खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय को सहारा देने पर होता है। सरकार किसानों से उनकी मुख्य फसलें गेहूं, चावल एक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदती है। सरकार सब्सिडी देती है खाद, बीज, कृषि उपकरणों पर। पीएम किसान जैसी योजनाएं छोटे किसानों को सीधे बैंक में पैसे भेजती है। फसल बीमा है, सूखा, बाढ़, किसी और प्राकृतिक आपदा में मुआवजा मिलता है। इन नीतियों का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को सुरक्षा देना है। जापान में मदद का तरीका बिल्कुल अलग है। सरकार खेती को आधुनिक और मुनाफे वाला बनाने पर जोर देती है, नई तकनीकें अपनाने को बढ़ावा देती है, मशीन खरीद के लिए लोन या अनुदान देती है। एग्रीको ऑपरेटिव्स बहुत मजबूत हैं, बीज, खाद पहुंचाती हैं, फसल बेचने में मदद करती है। सरकार सहकारियों को मजबूत बनाती है। जापान में किसानों की औसत उम्र बहुत ज्यादा है। युवा लोग खेती में नहीं आ रहे। सरकार युवा आकर्षित करने के लिए ट्रेनिंग, जमीन, आर्थिक मदद देती है। फोकस सिर्फ फसल नहीं, बल्कि किसान का सम्मान और जीवन स्तर है। यह दिखाता है एक देश सुरक्षा पर, दूसरा आधुनिकीकरण पर। चुनौतियों का पहाड़, दोनों देशों के किसानों का संघर्ष। भले ही भारत और जापान की खेती के तरीके अलग हों, लेकिन दोनों ही देशों के किसान अपनी अपनी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत के किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अनिश्चितता। कभी सूखा, कभी बाढ़, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। छोटे और बिखरे हुए खेत, मशीनों का इस्तेमाल मुश्किल, लागत बढ़ती है, मुनाफा कम होता है, फसल का सही दाम न मिलना, बिचौलियों की समस्या, कर्ज का बोझ। अगर फसल खराब होने के कारण कर्ज चुकाया न जा सका, तो यह कई किसानों को आत्महत्या जैसे भयानक कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। दूसरी तरफ जापान के किसानों की चुनौतियां अलग हैं। किसानों की बढ़ती उम्र, युवाओं की घटती दिलचस्पी, खेती महंगी, मशीनें, बीज, नियंत्रित खेती महंगी। हालांकि फसल की गुणवत्ता अच्छी होती है, लेकिन बाजार में ऊंची कीमत, विदेशी सस्ते उत्पादों से मुकाबला, सरकार को टैक्स लगाना पड़ता है। जमीन की कमी, प्राकृतिक आपदा, तकनीक और पैसा भी खेती की सारी समस्याओं का हल नहीं है। विरासत और विज्ञान का संगम, खेती का बदलता चेहरा। खेती सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, यह विरासत और पहचान है। भारत में खेती का इतिहास हजारों साल पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है, ज्ञान पीढ़ियों से चलता आया है। भारतीय किसान आज भी पारंपरिक तरीके अपनाते हैं, मिश्रित खेती, जैविक खाद, प्रकृति के साथ तालमेल। लेकिन समय के साथ विज्ञान और तकनीक भी आ रही है। हरित क्रांति, उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, भारत अनाज में आत्मनिर्भर हुआ। आज भारत नई कृषि क्रांति के मुहाने पर है। युवा एग्रीटेक, मोबाइल ऐप्स, ड्रोन, सौर ऊर्जा, परंपरा और विज्ञान का संगम। जापान ने युद्ध के बाद विज्ञान और उद्योग पर ध्यान दिया, खेती को वैज्ञानिक औद्योगिक प्रक्रिया बना दिया, नियंत्रित वातावरण, उच्च गुणवत्ता। वहां विज्ञान और अनुशासन, हर चीज नाप तौल कर। लेकिन अब जापान पारंपरिक फसलों और स्थानीय ज्ञान को फिर से खोज रहा है, जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर लौट रहा है। मिट्टी की सेहत, पर्यावरण, टिकाऊ खेती के लिए विज्ञान और प्रकृति दोनों का संतुलन जरूरी है। भारत अपनी विरासत में विज्ञान जोड़ रहा है, जापान अपने विज्ञान में विरासत वापस ला रहा है। भविष्य की खेती एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं? दोनों देशों के पास बहुत कुछ है। यह साझेदारी भविष्य बदल सकती है। भारत की चुनौती खाद्य सुरक्षा, सीख प्रिसिजन फार्मिंग, सेंसर, ड्रोन, डेटा विश्लेषण, पानी, खाद, कीटनाशक की बचत, लागत घटेगी, मुनाफा बढ़ेगा। जापान का मॉडल सहकारी समितियां। भारत के किसान असंगठित हैं, सहकारी से संगठन, बेहतर बीज तकनीक, सीधे बाजार तक पहुंच, बिचौलियों की भूमिका घटेगी, आय बढ़ेगी, क्वालिटी रिसोर्स, अंतरराष्ट्रीय ताकत। जापान की समस्या किसान, कमी, लागत। भारत का समाधान मानव संसाधन, कम लागत, पारंपरिक, पर्यावरण अनुकूल तरीके, जैविक खेती, विविध फसलें, स्वस्थ मिट्टी, खेती का जुनून और जज्बा, जीवन शैली।
यह जापान की मशीनीकृत खेती में नई जान ला सकता है। युवा जोड़ने के लिए सामुदायिक और पारिवारिक मॉडल दोनों मिलकर टिकाऊ भविष्य बनाएंगे। उम्मीद की फसल, एक बेहतर कल की ओर। अंत में जब हम भारत और जापान की खेती की इस यात्रा को समेटते हैं तो हमारे सामने एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरती है। यह तस्वीर सिर्फ अंतरों की नहीं बल्कि उम्मीदों और संभावनाओं की भी है। भारत अपनी परंपराओं की जड़ों पर खड़ा होकर धीरे धीरे तकनीक के आसमान की ओर बढ़ रहा है। जापान तकनीक की ऊंचाइयों पर पहुंचकर अब अपनी जड़ों की ओर देख रहा है। परंपरा, तकनीक दोनों का संतुलन जरूरी है। भारत के लिए आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है लेकिन अवसरों से भी भरपूर है। हमें अपने छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा, उन्हें नई तकनीक से जोड़ना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी मेहनत का सही फल उन्हें मिले। अगर हम जापान की तरह परफेक्शन और अनुशासन को अपनी खेती में शामिल कर सकें तो भारत दुनिया की फूड बास्केट बन सकता है। जापान की तकनीक और भारत का मानव संसाधन मिलकर पूरी दुनिया की खाद्य समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, खेती सिर्फ जमीन में बीज बोना नहीं, उम्मीद बोने का नाम है। यही असली कामयाबी होगी। रूस की कृषि आज दुनिया की सबसे उन्नत और प्रभावशाली कृषि प्रणालियों में से एक है। सोवियत काल के सामूहिक खेतों की पुरानी छवि के विपरीत आधुनिक रूस ने खेती के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, जिसने इसे न केवल आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि दुनिया के सबसे बड़े अनाज निर्यातकों में से एक भी बना दिया है। रूस की खेती की उन्नति को कई मुख्य स्तंभों के आधार पर समझा जा सकता है। विशाल कृषि भूमि और अनुकूल नीतियां। रूस के पास दुनिया की सबसे बड़ी कृषि योग्य भूमि है। इस विशाल क्षेत्र का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सरकार ने कई नीतियां लागू की हैं। सरकारी सहायता और सब्सिडी। रूसी सरकार कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। किसानों को कृषि उपकरण खरीदने, नई तकनीक अपनाने और सिंचाई परियोजनाओं को विकसित करने के लिए सब्सिडी और रियायती ऋण दिए जाते हैं। लक्षित निवेश। सरकार ने कृषि विकास के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जैसे राज्य कृषि विकास कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। डिजिटल कृषि को प्रोत्साहन। रूस डिजिटल कृषि को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें किसानों के लिए एक डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक बनाया गया है। यह प्लेटफॉर्म किसानों के पंजीकरण, भूमि रिकॉर्ड और फसल डेटा को जोड़ता है, जिससे सरकारी योजनाओं और सेवाओं को उन तक पहुंचाना आसान होता है। 2. उन्नत मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी। रूस की खेती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आधुनिक मशीनीकरण है। बड़े पैमाने पर मशीनीकरण। विशाल खेतों को कुशलतापूर्वक जोतने के लिए रूस में बड़े और शक्तिशाली ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि मशीनरी का उपयोग किया जाता है। ये मशीनें कम समय में अधिक काम कर सकती हैं, जिससे श्रम और समय दोनों की बचत होती है। सटीक खेती, प्रिसिजन फार्मिंग। रूसी किसान अब पारंपरिक तरीकों से हटकर सटीक खेती को अपना रहे हैं। इसमें जीपीएस गाइडेड ट्रैक्टर, ड्रोन और सेंसर का उपयोग शामिल है। ड्रोन तकनीक का उपयोग। ड्रोन का उपयोग अब केवल सैन्य उद्देश्यों तक सीमित नहीं है। रूसी किसान इनका उपयोग खेतों की निगरानी करने, फसल के स्वास्थ्य का आकलन करने, सिंचाई की जरूरतों का पता लगाने और सटीक रूप से कीटनाशकों व उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए कर रहे हैं। इससे संसाधनों की बर्बादी कम होती है और लागत भी घटती है। रोबोटिक्स और स्वचालन। कुछ फार्मों में रोबोटिक्स का भी उपयोग किया जा रहा है। खासकर डेयरी उद्योग में रोबोटिक दूध निकालने वाली मशीनों का उपयोग आम हो रहा है, जिससे श्रम लागत में 40% तक की कमी आई है। 3. जैव प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान। नए बीजों का विकास। रूस ने अपनी कठोर जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल फसलें विकसित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएमओ और हाइब्रिड बीजों का विकास किया गया है, जो कम तापमान, सूखे और कीटों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हैं। अनुसंधान संस्थानों का योगदान। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय CSA, कानपुर जैसे भारतीय संस्थानों के साथ रूसी अनुसंधान संस्थानों का सहयोग कृषि शिक्षा और शोध को बढ़ावा दे रहा है। 4. निर्यात और वैश्विक बाजार में स्थान। वैश्विक अनाज निर्यातक। रूस अब गेहूं, जौ और अन्य अनाजों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है।
यह उसकी उन्नत कृषि प्रणाली की सफलता का एक बड़ा प्रमाण है। डेयरी उद्योग में वृद्धि। डेयरी उद्योग में भी रूस ने तेजी से प्रगति की है। सरकारी सब्सिडी और उन्नत तकनीकों का उपयोग करके रूस 2030 तक वैश्विक डेयरी बाजारों में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने का लक्ष्य रख रहा है। चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं। रूस की कृषि को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़, प्रतिबंध और कुछ क्षेत्रों में पुराने बुनियादी ढांचे शामिल हैं। इन चुनौतियों के बावजूद सरकार का लगातार निवेश, तकनीकी नवाचार और वैश्विक बाजारों पर ध्यान केंद्रित करना रूस को भविष्य में भी एक कृषि महाशक्ति के रूप में बनाए रखेगा। अमेरिका की कृषि प्रणाली अपनी दक्षता, विशालता और तकनीकी उन्नति के लिए जानी जाती है। यह प्रणाली दुनिया में खाद्य उत्पादन और निर्यात के मामले में सबसे आगे है। यहाँ की खेती कुछ प्रमुख विशेषताओं पर आधारित है, जो इसे पारंपरिक कृषि से अलग बनाती है। 6. बड़े पैमाने पर खेती और मशीनीकरण। भारत या अन्य विकासशील देशों के विपरीत अमेरिका में खेती छोटे छोटे खेतों पर नहीं, बल्कि विशाल, बिना मेड़ वाले फार्मों पर होती है। ये खेत अक्सर सैकड़ों या हजारों एकड़ में फैले होते हैं। निजी और कॉरपोरेट स्वामित्व। अमेरिका में खेती का काम अक्सर बड़ी कृषि कंपनियों या विशाल निजी फार्मों द्वारा किया जाता है। ये कंपनियां किसानों से जमीन किराए पर लेकर खेती करती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो पाता है। अत्यधिक मशीनीकरण। खेतों के सारे काम जैसे जुताई, बुवाई, कटाई और कटाई के बाद के प्रसंस्करण बड़े और उन्नत मशीनों द्वारा किए जाते हैं। इसमें विशाल ट्रैक्टर, जीपीएस निर्देशित कंबाइन हार्वेस्टर और स्वचालित सिंचाई प्रणाली शामिल है। इससे कम मजदूरों में अधिक काम हो पाता है। 2. प्रमुख फसलें और पशुधन। अमेरिका दुनिया के कुछ प्रमुख कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए अनुकूल है। फसलें। मक्का। अमेरिका में सबसे ज्यादा खेती मक्का की होती है। यह दुनिया के कुल मक्का उत्पादन का 35% से अधिक हिस्सा है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पशु आहार, इथेनॉल और खाद्य उत्पादों के लिए होता है। सोयाबीन और गेहूं। मक्के के बाद सोयाबीन और गेहूं प्रमुख फसलें हैं। ये फसलें देश के कॉर्न बेल्ट और व्हीट बेल्ट क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। नकदी फसलें। इसके अलावा कपास, आलू, गन्ना और बादाम। दुनिया का 80% बादाम कैलिफोर्निया में उत्पादित होता है। जैसी नकदी फसलें भी महत्वपूर्ण हैं। पशुधन। अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े मांस और डेयरी उत्पादकों में से एक है। यहाँ पशुओं को बड़े बड़े फार्मों, रेंज पर पाला जाता है। पशुपालन में भी उन्नत तकनीक का उपयोग होता है, जैसे कंप्यूटरीकृत पशु ट्रैकिंग और आनुवंशिकी जेनेटिक्स का उपयोग। 3. उन्नत प्रौद्योगिकी और नवाचार। अमेरिकी कृषि की उन्नति का मुख्य कारण प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में लगातार निवेश है। सटीक खेती, प्रिसिजन फार्मिंग। किसान जीपीएस, ड्रोन और सेंसर का उपयोग करके मिट्टी और फसलों की स्थिति का विश्लेषण करते हैं। इससे उर्वरकों और कीटनाशकों का सही मात्रा में उपयोग सुनिश्चित होता है, जिससे लागत कम होती है और पर्यावरण पर प्रभाव भी घटता है। जैव प्रौद्योगिकी। आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम फसलें जैसे जीएम मक्का और सोयाबीन अमेरिका में आम है। ये फसलें कीटों और रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती हैं, जिससे पैदावार बढ़ती है। डेटा संचालित कृषि। किसान अपने खेतों से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करने के लिए सॉफ्टवेयर और ऐप का उपयोग करते हैं, जिससे वे बेहतर निर्णय ले पाते हैं। 4. सरकारी नीतियां और चुनौतियां। अमेरिकी कृषि को मजबूत बनाने में सरकार की नीतियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। सब्सिडी और सहायता। अमेरिकी सरकार किसानों को भारी सब्सिडी और वित्तीय सहायता देती है। अगर बाजार में कीमतों में गिरावट आती है, तो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और बाजार मूल्य के अंतर का भुगतान करती है। जलवायु परिवर्तन। अत्यधिक गर्मी और सूखे जैसी मौसम की घटनाएं फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। व्यापार विवाद। अमेरिका और अन्य देशों के बीच व्यापारिक शुल्क और समझौतों से कृषि निर्यात प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, जीएम फसलों के कारण भारत जैसे देश अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाते हैं। छोटी जोत की तुलना।
अमेरिका में किसानों के पास औसतन 187 हेक्टेयर जमीन होती है, जबकि भारत में यह 8 हेक्टेयर है। इस बड़े अंतर के कारण अमेरिकी किसान पैमाने की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का लाभ उठा पाते हैं।